हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी परीक्षा में पूछे गए मैथ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि परीक्षा में बार बार रिपीट किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन मैंने लिया है रेलगाड़ी से, और ये क्वेश्चन एसएससी सीपीओ परीक्षा 2010 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल है, यानी कि पहली रेलगाड़ी की आपसे चाल पूछ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दो रेलगाड़ियां हैं, पहली और दूसरी। इनकी चाल का अनुपात आपको दिया है 6:7, यानी कि 6:7 इसका दिया है चाल का अनुपात। किसका चाल का अनुपात क्या दिया है? 6:7। देखिए अनुपात में है तो यहाँ हम x लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कह रहा है दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले। दूसरी रेलगाड़ी का समय दिया है आपको 4 घंटे, और दूरी दे रहा है कि 364 किलोमीटर चले। तो यहाँ से हम दूसरी की चाल निकाल सकते हैं दोस्तों। कैसे? देखिए, दूसरी रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, देखिए रख के देखते हैं। दूरी कितनी है? 364 किलोमीटर, और समय कितना ले रही है ये? 4 घंटे। 4 घंटे में 364 किलोमीटर चल रही है ना। तो देखिए चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 364 और समय कितना? 4। काट के देखते हैं ऐसे। 4 नाम 36 और 4 एकम 4, यानी कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी आई दोस्तों? 91 किलोमीटर पर घंटा। क्योंकि ये किलोमीटर में था और ये घंटे में है समय, तो 91 किलोमीटर पर घंटा दूसरी रेलगाड़ी की चाल है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 91 किलोमीटर पर घंटा। और यहाँ देखिए दूसरी की चाल कितनी दे रहा है आपको? 7x। अनुपात में दूसरी की चाल है 7x, और यहाँ हमने कितनी निकाली दूसरी की चाल? 91। तो दोनों चालें हम बराबर कर सकते हैं। देखिए ये भी तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल है और ये भी दूसरी रेलगाड़ी की चाल है, बराबर कर दिया। देखिए काट के देखते हैं हमें से। 7 एकम 7, एक बार चला जाएगा, 2 बचेगा। 7 तिया 21, यानी कि x की वैल्यू आ गई दोस्तों 13। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है वो। आपके पास x की वैल्यू तो आ गई। क्या कह रहा है? पहली रेलगाड़ी की चाल क्या होगी? ध्यान से देखिए, पहली रेलगाड़ी ये रही आपकी, चाल कितनी है? 6x। आपको करना क्या है? पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 6x। इस x की वैल्यू आपको यहां रख देनी है, बस केवल रखते हैं। देखिए 6 गुणे x की वैल्यू कितनी है? 13 रख देते हैं। आगे सवाल करते हैं। देखिए गुणा करते हैं। 13 छिक्के 78। तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी आ गई? 78 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपका सी आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन ये एसएससी सीपीओ परीक्षा 2015 में पूछा भी गया है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली बस 6 घंटा 15 मिनट में दूरी तय करती है। यदि यह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उतनी ही दूरी तय करे तो उस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो देखिए पहले यहाँ इसने बोला है कि एक बस 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटा 15 मिनट में एक दूरी तय करती है। ठीक है, फिर उसने कहा 50 की चाल से चले, 40 की जगह 50 की चाल से चले, उतनी ही दूरी जितना पहले चल रही थी, तो कितना समय लगेगा? तो देखिए पहले हम निकालेंगे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बस 6 घंटा 15 मिनट में कितनी दूरी तय कर रही है। तो देखिए पहले निकालेंगे दूरी बराबर चाल गुणे समय। देखिए चाल कितनी दे रखी है बस की? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है? 6 घंटा 15 मिनट। देखिए 6 घंटा और 15 मिनट। ठीक है, 6 घंटे 15 मिनट। इस मिनट को हम घंटे में बदल सकते हैं। कैसे? मिनट में जब हम 60 का भाग देंगे तो ये घंटे में बदल जाएगा। ठीक है, मिनट में 60 का भाग देंगे, घंटे में बदल जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 सही 15/60। ठीक है, मिनट में जब 60 का भाग देंगे तो ये घंटे में बदल जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं। 15 चौके 60, 15 कम 15, 15 चौके 60। देखिए 4 छिंग 24 और एक 25, 25/4।
तो हम इस 6 घंटा 15 मिनट को लिख सकते हैं 25/4। तो लिख देता हूँ मैं समय की जगह 25/4। देखिए आगे सोल्व करते हैं। 4 से इस 40 को काट सकते हैं 10 बार कट जाएगा। देखिए 10 का गुणा 25 में करेंगे तो आपकी दूरी निकल कर आ गई दोस्तों 250 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 250 किलोमीटर दूरी कितनी आपकी 250 किलोमीटर। आप देखिए बस की आपने दूरी निकाल ली। क्या कह रहा है, यदि यह 50 की चाल से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उतनी दूरी कितनी, ये जो हमने निकाली है 250 किलोमीटर तय करे, तो उसे उस दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए दूरी तो यही रहेगी, उसने कहा है ना उतनी ही दूरी तो यही रहेगी, लेकिन चाल आपको नई दे दी उसने। कितनी दी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और निकालना क्या है समय। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, समय यानी कि टाइम, समय बराबर दूरी बटे चाल। देखिए दूरी कितनी है 250 किलोमीटर, चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। रख देते हैं नीचे, सॉल्व करते हैं इसे। 0 से 0 कट गया, 5 के पहाड़े से दोस्तों ये कट जाएगा। देखिए 5 के पहाड़े से 25 कटेगा कितनी बार, 5 बार। तो कितना आएगा 5 घंटे, क्योंकि देखिए ये किलोमीटर में है और ये किलोमीटर पर घंटा में है, तो आंसर किस में आएगा, घंटे में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन मैंने लिया है प्रॉफिट एंड लॉस से, यानी कि लाभ हानि से। क्वेश्चन एसएससी ऑनलाइन स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछा भी गया है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 80 रुपए में 90 कलम बेचने पर 20% की हानि होती है उसे। 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। तो देखिए यहां पर आपको पूछ रहा है सेलिंग प्राइस कितना, 90 कलम का। अब ध्यान से देखिए, इस प्रकार के जब सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बच्चे यहाँ 80 रुपये में 90 कलम बेच रहे हैं, यहाँ थोड़ा कंफ्यूज होते हैं और सवाल को जल्दी छोड़ते हैं। तो देखिए आप ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है, 80 रुपये में 90 कलम बेच रहा है वो, यानी कि देखिए सेल कर रहा है कितने, 80 रुपये में 90 कलम, और हानि कितनी हो रही है 20% की। देखिए हानि हो रही है दोस्तों उसको 20% की। आप यहाँ पर विक्रय मूल्य तो निकाल सकते हैं ना, देखिए बेच रहा है ना, विक्रय मूल्य निकाल सकते हैं एक कलम का। देखिए एक कलम का ना कैसे निकलेगा विक्रय मूल्य, ध्यान से देखिए, एक कलम का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा। हमेशा याद रखिए, हमेशा याद रखना दोस्तों, रुपए ऊपर और वस्तु को हमेशा नीचे रखिएगा जब भी इस प्रकार की कंडीशन मिले, रुपए ऊपर वस्तु नीचे। तो देखिए रुपए कितने हैं 80 और वस्तु कितनी बेच रहा है 90, बस ये एक कलम का सेलिंग प्राइस आ गया आपके पास। और इसको एक कलम का सेलिंग प्राइस आ गया 80/90 में जब बेचता है 20% की हानि होती है, ये सेलिंग प्राइस है। यहाँ से हम इसका कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं यानी कि क्रय मूल्य। मैं जब भी लाभ हानि के सवाल लगाता हूँ मैं हमेशा एक ही फॉर्मूला दोस्तों यूज करता हूँ, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो बार बार। देखिए फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम जब भी क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य निकालते हैं, मैं लगाता हूँ कॉस्ट प्राइस का 100 ± % बराबर सेलिंग प्राइस। हिंदी मीडियम बच्चे कैसे बोलेंगे, क्रय मूल्य का 100 ± बराबर विक्रय मूल्य। ठीक है ना, क्रय मूल्य का 100 ± बराबर विक्रय मूल्य। देखिए कॉस्ट प्राइस यहाँ से हम इसका निकाल सकते हैं। देखिए निकालते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस निकालना है तो उसको इसलिए देते हैं सीपी, का मतलब गुणा। जब हानि हो तो 100 में से घटाएंगे, परसेंट में हानि हो रही है 100 में से घटाएंगे, और जब लाभ होता है तो 100 में जोड़ते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ हो रही है हानि, क्या हो रही है हानि, तो 100 में से घटा देंगे, 100 में से घटाएंगे 20 को, कितना आएगा 80% बराबर सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य कितना दे रखा आपको 80/90, तो रख दीजिए बराबर में 80/90। देखिए जब परसेंट को हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा आपका 100। आगे सोल्व करते हैं। देखिए ये 80 बराबर 80 है, इसको काट सकते हैं, हम काट सकते हैं। देखिए 80 कम 80 कट जाएगा ये। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये 100 चला जाएगा ऊपर, तो आपका कॉस्ट प्राइस कितना आएगा यानी कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 100 बटे में कितना 90। ठीक है दोस्तों, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, ये क्रॉस गुणा में यहाँ जाएगा 90 यहाँ रहेगा, तो आपके पास क्रय मूल्य आ गया। इतना आपको समझ में आया, ठीक है। देखिए आप देखिए क्रय मूल्य कितना आया आपका, कॉस्ट प्राइस कितना आया है 100/90। अब उसने कहा 20% का लाभ कमाने के लिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। हमारे पास अभी हम एक
कलम का निकाल रहे हैं, ये एक कलम का निकला है क्रय मूल्य, हम 90 का भी निकाल लेंगे। देखिए कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य कितना है 100/90। अब क्या करना है, अब यहाँ हमको लाभ कमाना है, कितना 20% लाभ कमाना है। तो दोबारा हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए ये जो मैंने लिखा हुआ है तो लगाते हैं। देखिए कॉस्ट प्राइस का, देखिए कॉस्ट प्राइस कितना है 100/100/90। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या है गुणा 100 प्लस माइनस। देखिए लाभ हो रहा है ना तो 100 में जोड़ेंगे, इस बार हम लाभ परसेंट है ना तो 100 में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 120%। बराबर में क्या लिखेंगे सेलिंग प्राइस, सेलिंग तो निकालना है हमको, यानी कि विक्रय मूल्य निकालना है ना, तो विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस हम ऐसे लिख देंगे। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसे, परसेंट हटाएंगे नीचे क्या आएगा 100, 100 से 100 कैंसिल, कितना बचेगा 120/90। मत इसको काटना मत दोस्तों, देखिए क्यों नहीं काटेंगे अभी मैं आपको बताता हूँ, बराबर SP। तो आपका एक का विक्रय मूल्य आ गया दोस्तों, एक का सेलिंग प्राइस कितना आया 120/90। अब ध्यान से देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया था, रुपए ऊपर रखते हैं और वस्तु नीचे रखते हैं। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या होगा, तो देखिए वस्तु नीचे है 90 कलम है, कितने की बेचेंगे हम 120 की। देख फिर से देखिए रुपए ऊपर रखते हैं वस्तु नीचे रखते हैं। देखिए 90 कलम का विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य आया ये एक का है, हमको पूरे का बनाना है तो 90 का बनाना है। तो देखिए वस्तु नीचे है, हम मैं कह सकता हूँ 90 कलम आप कितने की बेचेंगे 120 रुपए की, क्योंकि मैंने अभी आपको क्या समझाया था, रुपए ऊपर रखिए वस्तु नीचे रखिए, एक का निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ आपको देखिए 80 रुपए में 90 कलम बेच रहा था, 20% की हानि हो रही थी तो मैंने एक का बना लिया था। यदि मुझे दोबारा से 90 का बनाना हो तो मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ। देखिए वस्तु नीचे होती है रुपए ऊपर होते हैं, तो मैं कह सकता हूँ 90 कलम कितने की बेचेंगे हम 120 की, तब हमें 20% का लाभ होगा। तो इसका राइट आंसर कितना है 120, और ये है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ये क्वेश्चन मैंने लिया है चक्रवर्ती ब्याज से, और क्वेश्चन SSC ऑनलाइन स्नातक स्तरीय परीक्षा 2016 में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5% वार्षिक दर पर 25,000 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको आर दे रखी है, यानी कि दर दे रखी है, और मूलधन दे रखा है कितना 25,000 रुपए का, ठीक है ना, मूलधन दे रखा है और समय दे रखा है 2 वर्ष। क्या क्या दे रखा है आपको, दर दे रखी है दोस्तों आपको 5%, मूलधन दे रखा है आपको 25,000 रुपया, और समय आपको कितना दिया है 2 वर्ष, और आपसे कह रहा है कि CI निकालिए, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए जब भी बात होती है दोस्तों 2 वर्ष की या 3 वर्ष की, तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि आप चक्रवृद्धि ब्याज को फिर या 2 वर्ष या 3 वर्ष दिया हो तो चक्रवृद्धि ब्याज को आप दर से निकालिए, क्या दर वाले तरीके से, यानी कि दर वाले तरीके से आप इसको निकालेंगे तो आपको ये क्वेश्चन ईजी पड़ेगा। देखिए दर कितनी दे रखी है दोस्तों यहाँ पर 5%, देखिए हम लिख लेते हैं 5%। आप बताइए आप 5% को क्या लिख सकते हैं, और आप 5% को लिख सकते हैं 1/20। कैसे लिख सकते हैं, देखिए ये परसेंट है दोस्तों, जब हम परसेंट को यहाँ से हटाएंगे तो नीचे क्या आएगा 100। देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है ना, यानी कि 1 0 ये आएगा, तो आपसे 1/20 लिख सकते हैं ना। तो इसी प्रकार देखिए परसेंट की मैंने फ्रैक्शन वैल्यू लिख दी, 5% को मैंने क्या लिख दिया 1/20। अब ध्यान से सुनिए, अंश बटे हर, ठीक है ना, अंश बटे हर, ये जो हर है दोस्तों इसे हम मानते हैं मूलधन प्रिंसिपल, ठीक है ना, इसे हम मानते हैं मूलधन, और ऊपर ये जो दिया है ये हो गया आपका ब्याज, ये मूलधन है ये ब्याज है, ठीक है। आप कह सकते हैं 20 रुपए पर 1 रुपए ब्याज मिल रहा है, क्या 20 रुपए के मूलधन पर 1 रुपए ब्याज मिल रहा है। ध्यान रखिएगा जब हम ब्याज को और मूलधन को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा दोनों दोस्तों, टोटल अमाउंट, यानी कि मिश्र धन, ठीक है ना, मिश्र धन, टोटल अमाउंट मिश्र धन बनेगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर आप मूलधन यानी कि प्रिंसिपल और टोटल अमाउंट इसे हम लिख सकते हैं अनुपात में, मूलधन कितना है 20 और टोटल अमाउंट कितना होगा, देखिए 20 मूलधन है और 1 ब्याज है, कितना हो जाएगा 21। देखिए मूलधन और मिश्र अनुपात का इसको हमने लिख लिया अनुपात में। अब देखिए यहाँ समय कितना दे रखा है, समय आपको दे रखा है 2 वर्ष, तो यहाँ हम इसका स्क्वायर कर देंगे। यदि 3 वर्ष होता तो हम क्यू कर देते, यहाँ इसको 2 वर्ष है तो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया।
अब देखिए दोस्तों 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, और 21 का कितना होगा 441। देखिए हमने इसको अनुपात में लिखा है तो मैं यहाँ x भी लगा सकता हूँ, दोनों में मैंने x लगा दिया। ध्यान से देखिए ये मूलधन का अनुपात और मिश्रधन का अनुपात है 400x 41x। मूलधन कितना है 400x, और यहाँ आपको मूलधन कितना दे रखा है 25,000। तो मैं इसको बराबर कर सकते हैं हम इसको, ठीक है, हम इसको बराबर कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए 400x भी ये मूलधन है 400x, और ये कितना दे रखा है आपको 25,000, तो उन दोनों को बराबर कर देते हैं। देखिए अब इसको सॉल्व करते हैं, हम काट सकते हैं, हाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी। और छोटा कर सकते हैं, देखिए 2 के पाड़े से 2 दूनी 4, और 2 के पाड़े से कटेगा 125 बार। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 125, तो यही रहेगा, ठीक है, और 2 क्या इसके नीचे जाएगा 125 के। तो x की वैल्यू आ गई दोस्तों 125/2। अब आप इसको आगे मत काटिए, इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम, x की वैल्यू आ गई। अब आप यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, उसने पूछा चक्रवृद्धि ब्याज। एक बात बताइए, जब आप मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे तो क्या आएगा चक्रवृद्धि ब्याज आएगा ना। देखिए जब मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे तो क्या आएगा चक्रवृद्धि ब्याज। ध्यान रखिएगा, जब मिश्र धन में से मूलधन को घटाएंगे क्या आएगा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो देखिए इन दोनों का अंतर कितना होगा दोस्तों, मिश्र धन में से चक्रवृद्धि ब्याज को घटाएंगे तो क्या आएगा CI चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 41x, ठीक है। जब हम मिश्र धन में से चक्रवृद्धि ब्याज को घटाएंगे तो क्या आएगा मिश्र धन में से मूलधन को, मूलधन लिखा है दोस्तों यहाँ मैंने, मिश्र धन में से जब मूलधन को घटाएंगे तो क्या आएगा चक्रवृद्धि ब्याज निकल के कितना आ गया 41x। अब देखिए आपसे यही तो पूछा है, तो आपको यहाँ केवल 41x में x की वैल्यू रख देनी है। तो रखते हैं, देखिए 41 गुणे x की वैल्यू कितनी है 125/2, ठीक है दोस्तों। देखिए इसका हम गुणा कर लेते हैं और 2 से भाग दे देंगे। देखिए मैं यहाँ गुणा कर लेता हूँ, 125 में 41 का गुणा करते हैं कितना आएगा, 1 का गुणा करेंगे तो 125 ही आ जाएगा। 4 पंजे 20, हाथ से लगे 2, 4 दूनी 8 और 2 10, हाथ से लगी 4 एकम 5। देखिए 5 2 1 5 कितना आ गया दोस्तों, इसका गुणा आएगा आपके पास 5 1 2 5, और आपको क्या करना है 2 से भाग भी देना है। तो देखिए हम डायरेक्ट 2 से भाग देते हैं, अब 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 1 उतारेंगे, 2 पंजे 10, 1 बचेगा, फिर 2 उतारेंगे, 2 6 12, कट गया पूरा। अब क्या बचा यहाँ पर केवल 5 बचा। तो देखिए 5 बचा है ना, तो 5 उतार लेंगे। देखिए नीचे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 उतार लिया, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, पॉइंट लगाकर यहाँ 0 बढ़ाएंगे। देखिए तो अब काटेंगे, 2 पंजे 10, तो देखिए ये आपका आ गया मिश्र धन निकल कर कितना आया 2562.5, यानी कि आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। क्वेश्चन एसएससी ऑनलाइन स्नातक स्तरीय परीक्षा में पूछा जा चुका है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी का A% प्लस ए का B% बराबर कितना होगा, ठीक है ना। तो देखिए हम इसको बस दोस्तों यहाँ क्या है, यहाँ को आपको इससे इस पद को सॉल्व करके इस फॉर्मेट में लिखना है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए B लिख लेंगे पहले हम, जब का हटाएंगे तो क्या आएगा दोस्तों गुणा, ध्यान से सुनिएगा, जब का हटाएंगे तो क्या आएगा गुणा A% प्लस ए उतारेंगे, का को जब हटाएंगे तो क्या आएगा गुणा B% लिख लेंगे। अब देखिए जब हम परसेंट को हटाएंगे यहाँ से तो नीचे आएगा दोस्तों 100, ठीक है। यहाँ से जब परसेंट को हटाते हैं तो नीचे क्या आएगा 100, याद रखिएगा जब परसेंट को हटाते हैं नीचे 100 आता है, तो लगा दिया मैंने 100। अब देखिए ये क्या हो गया B गुणे A बटे 100, A गुणे B बटे 100, परसेंट तो यहाँ से हट चुका है। अब यहाँ हम 100 ले लेंगे एलसीएम, ठीक है, दोनों में 100 आ गया एलसीएम। अब देखिए 100 एकम 100, एक बार कटा, एक का इसमें गुणा करेंगे कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी, लिख सकते हैं ना, ए इंटू बी है ना, ए बी लिख सकते हैं प्लस। इसी प्रकार यहाँ देखिए 100 एकम 100, एक बार कटा, एक का यहाँ गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे रहेगा। तो देखिए ए इंटू बी, इसको भी ले सकते हैं ए बी। अब देखिए ये भी ए बी है और ये भी ए बी है, तो और दोनों प्लस में है तो हम इसको जोड़ लेंगे, कितना लिखेंगे 2AB बटे 100। आप ध्यान से देखिएगा,
इसको मुझे लिखना है इस फॉर्मेट में, ठीक है। क्या मैं इस संख्या को, इस पद को इस प्रकार नहीं ले सकता, b गुणे 2a बटे 100। देखिए ये गुणे में तो है ही, तो मैंने b को अलग कर दिया गुणे और 2a को साथ में लिख दिया बटे 100। आप देखिए जिस प्रकार हमने इसको यहाँ तोड़ा था, का हटाया था, यहाँ का लगा भी तो सकते हैं। देखिए b लिख दिया मैंने। जब का को हटाते तो क्या आता है, गुणा। अब जब गुणा को हटा देंगे तो यहाँ पे का लिख सकते हैं, हम उसकी जगह लिख सकते हैं। देखिए जब का को हटाते हैं तो गुणा आता है। अब जब यहाँ गुणा है तो गुणा की जगह का भी तो लिख सकते हैं हम। समझ लीजिए इसको टोटल हम दोबारा से उल्टा कर रहे हैं। देखिए अब देखिए जब परसेंट को हटाते हैं तो नीचे क्या आता है, 100, और जब 100 को हटाएंगे तो ऊपर क्या आएगा, परसेंट। तो देखिए इस 100 को जब मैं हटाएंगे तो ऊपर क्या लिख सकते हैं हम, परसेंट लिख सकते हैं ना। देखिए जब परसेंट को हटाया तो नीचे 100 आया, और यदि हम 100 को हटाना चाहें तो जब 100 को हटाएंगे तो नीचे ऊपर क्या आएगा, परसेंट, तो ऊपर परसेंट लग जाएगा। तो देखिए हमने इस फॉर्मेट में इसको लिख दिया, बी का 2a परसेंट। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए। देखिए ये तो आंसर हो ही नहीं सकता, सी। क्यों नहीं हो सकता, देखिए यहाँ पर 2a है और फिर से 2a है और यहाँ तो a भी है। इसी प्रकार ये देखिए 2b और 2b, यहाँ पर 2b तो है नहीं, यहाँ पे a भी है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते दोस्तों, ठीक है ना। तो अब ऑप्शन केवल ये दोनों बचे थे, तब हमने थोड़ा सोचा कि हम इसको किस प्रकार लिख सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं b का 2a परसेंट, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 3/7 p बराबर 4/11 q है तो p तथा q का अनुपात क्या है। दोस्तों देखिए यहाँ पर आपको निकालना है p और q का अनुपात। तो देखिए इस पद को उतारते हैं पहले हम। 3/7 p बराबर दे रखा है आपको 4/11 q। देखिए यहाँ पर हम क्रॉस गुणा कर सकते हैं, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। देखिए तो गुणा करेंगे 11 का 3 में, तो क्या होगा, 11 3 33, ये आएगा आपका p बराबर 7 का गुणा यहाँ हो जाएगा, 7 चौके 28, और गुणे में क्या है, q। याद रखिएगा दोस्तों, जब भी इस प्रकार की कंडीशन आपको दिखाई दे जहां पर संख्या लिखी हो और साथ में अल्फाबेट हो, देखिए ठीक है, संख्या हो उसके गुणे में एक अल्फाबेट हो, यहाँ पर x भी हो सकता है, z भी हो सकता है, यहाँ y हो सकता है, q कुछ भी हो सकता है, और ये बराबर में हो, तो हमेशा मान कैसे मानते हैं हम। देखिए यदि आपसे मैं कहूँ कि p की वैल्यू यहाँ क्या होगी, तो हमेशा अपोजिट वाली होती है, विपरीत। तो p का मान होगा दोस्तों 28, क्या p का मान होगा 28, और आपसे कोई कहे q की क्या होगी, q का मान कितना होगा, तो ये विपरीत वाली संख्या होगी, q का मान क्या होगा, विपरीत वाला 33। तो q का मान कितना आ गया, 33। यार देखिए ये गुणे में लिखे हुए हैं, यहाँ ध्यान से समझिए, ये गुणे में लिखे हैं, ये इनके गुणे में लिखे हैं। तो हमेशा p की वैल्यू क्या होगी, विपरीत वाली जो q के गुणे में होगी, और q की क्या होगी, विपरीत वाली जो p के गुणे में होगी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार देखिए p की वैल्यू क्या होगी 28 और q की वैल्यू क्या होगी 33, और आपसे पूछ क्या रहा है p तथा q का अनुपात क्या है। तो लिख देंगे दोस्तों हम p और q का अनुपात कैसे लिखेंगे, p का मान कितना आएगा 28 और q का मान 33 है, तो 33 यहाँ लिख दीजिए। देखिए कितना आएगा राइट आंसर का 28:33, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूँ आपको सभी सवाल अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।